प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपियाँ कैसे भरना है, विज्ञान की कॉपियाँ कैसे लिखना है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लास 10th के बच्चों के पूरे विज्ञान के किताब के समस्त बहुविकल्पी और समस्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में प्यारे बच्चों आपका 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपियाँ कैसे लिखना है, कॉपियाँ लिखते समय आप सभी कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि बहुविकल्पी प्रश्नों कैसे तैयार करना है। साथ में आप सभी के बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले जो भी चित्र वाले क्वेश्चन हैं, सभी को मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जिससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, गारंटी लेकर के बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मेरे बच्चों, मैं आप सभी को ये जो बोर्ड की कॉपियां भरना है, सबसे पहले दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके से भरना है और किस तरीके से कॉपियां लिखना है। ये मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा। इसके लिए आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका जो बोर्ड की कॉपियां मिलेगी सेम टू सेम इसी प्रकार की कॉपियां मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परीक्षार्थी का यहाँ पे अनुक्रमांक भरेंगे, अपने एडमिट कार्ड से मैच कराकर यहाँ पे रोल नंबर भर देंगे, अंक में भरेंगे। सबसे पहले किस में भरेंगे, अंक में भरेंगे। अंक में भरने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अब शब्द में भरना होगा। अब शब्द में कैसे भरेंगे, आप यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे अंक लिखे गए हैं उसको यहाँ पे शब्द में नाम लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 2 1 9 8 3 9 2। इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड की कॉपियां में रोल नंबर भर देना है। विषय यहाँ पे भरो विज्ञान, प्रश्न पत्र में केवल भर दोगे और यहाँ पे अपने पेपर से मिला करके अपने यहाँ पे कोड भर देना, संकेतांक भर देना। फिर बच्चों, आपको यहाँ पे अपने परीक्षा का दिन भर देना है, जो भी आपका परीक्षा का दिन होगा। सोमवार को पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा की तिथि भर देना 27 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में। और यहाँ पे अपने केंद्र का नाम भर देना। मैं यहाँ पे अपने केंद्र का नाम भरा हूँ, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा रेवती बलिया, ठीक है। समझ में आ गया। प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड के पेपर में इस वाले सेक्शन को बिल्कुल ही नहीं भरना है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपने टारगेट पे चलते हैं। अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स पक्का स्कोर करेंगे। अरे मेरे शेर नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इस बहुविकल्पी प्रश्नों को नस्ते नाबूद करते हैं। क्या करते हैं, नस्ते नाबूद करते हैं। और मैंने ठान लिया है कि आप सभी को बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव करवाना है तो करवाना है। इसके लिए आपको और मेरे को पेपर की खोपड़ी में छेद ही करना क्यों ना पड़े, मैं करूंगा। आपको भी करना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। आप आसानी से अंक स्कोर कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहला बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl, PbNO3 ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना। ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों, ये एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टोटल बहुविकल्पी और टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर हुआ, जैसे आप सभी कला का पेपर हुआ, जैसे आप सभी का मैथ का पेपर हुआ, सेम सेम इसी प्रकार का आप सभी का साइंस का भी पेपर होने वाला है। एकदम वही प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा छप जाएगा। क्या होगा, सीधा छप जाएगा, ठीक है। एक मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में
प्रयुक्त होता है। ये हो जाएगा पर बच्चों FeSO4 क्या हो जाएगा, फेरिक सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक रंग कैसा देता है या कैसा होता है? लाल होता है कि पीला होता है कि नीला होता है कि रंगहीन होता है? कैसा होता है? क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का जो रंग होता है मेरे बच्चों वो लाल होता है, रेड कलर का होता है। इस चीज को आप सभी को ध्यान से समझना है, अंत तक जरूर देखना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी कभी दिमाग में छाप लो। अब नोट बनाने की टाइम नहीं है और यहाँ पे नोटबुक बनाने का टाइम नहीं है। अब सीधे सीधे दिमाग में छापना है, सीधे सीधे किस में छापना है? दिमाग में छाप लेना है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल है, पीतल क्या है भैया? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? ये क्या है? पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किस में होती है? सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में या सिलिकॉन में? तो सबसे कम किस में होगी प्यारे बच्चों? ये हो जाएगी सोडियम में, यानी कि Na में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा क का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी? तो प्यारे बच्चों मनुष्यों में जो लाल ग्रंथों की जो संख्या होती है वो मेनली तरीके से 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं भैया? 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 होते हैं? तो पुष्प में हमारे मेनली तरीके से 4 भाग होते हैं। पहले बच्चों ये पुष्प वाला क्वेश्चन है ना, मैं आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन कराऊंगा कि पुष्प क्या होता है, नामांकित चित्र कैसे बना सकते हो, इसके विभिन्न चक्रों का, विभिन्न कार्यों के बारे में बताना है। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप लोग बस खाली वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहो। इस महा मैराथन क्लास को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखते रहना। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन दिया गया है एक द्विसंकर का दर्श प्रतिरूप कैसा होता है? 1:2:1, 2:1:1:2, 9:3:3:1, 3:1। पहले बच्चे एक द्विसंकर का जो दर्श प्रतिरूप होता है, मॉडल पेपर होता है, वह कैसा होता है? पहले बच्चों वह होता है आपका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए या हरे रंग के लिए? जो कांच का अपवर्तनांक होता है ना प्यारे बच्चों, एन का जो मान होता है ना वो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बैंगनी रंग के होता है। प्यारे बच्चों आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापते रहना, क्योंकि मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ, सबका कमेंट में रीड करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो सबसे अधिक इसमें पूछा गया है, सबसे अधिक कौन देख सकता है? ये होता है उत्तल दर्पण। अब प्यारे बच्चों मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। क्या करो? छाप करके बता दो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर? कहाँ बनेगा? दूरदृष्टि दोष में। इसमें क्या होगा? दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब नजदीक की वस्तु दिखाई ना देने की वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रतिबिंब होगा, इमेज बनेगा, वो कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? बताइए। जूल होता है, कूलाम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? ये होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र है कि गैल्वेनोमीटर है कि अमीटर है कि मोटर है? तो विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी मशीन उत्पन्न करती है? आपका जनरेटर करता है। और जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है कि सौर ऊर्जा से कि कोयला या पेट्रोलियम से कि जल विद्युत से? तो जीवाश्म ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है भैया? इसका सोर्स क्या है? यह है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी?
तो इसमें घास हो जाएगा, बकरी हो जाएगा और मानव हो जाएगा। यह एक आहार की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोलीफॉर्म समूह है किसका है भैया, विषाणुओं का है कि जीवाणुओं का है कि प्रोटोजोआ का है कि निम्न में से कोई नहीं का है। तो जो भी आपका कोलीफॉर्म होता है ये जीवाणुओं का समूह होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में छापते रहो, क्या करो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर छापते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा भैया, दुर्बल मतलब होता है कमजोर, कमजोर मतलब एसिड। इसमें यह बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCN होता है कि HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बताना है कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि दुर्बल होता है, HCN हो जाएगा। क्या होगा, HCN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ किया गया था, सन 1985 में, 1955 में, 2005 में, या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा सफाई ये जो योजना आई थी कब आई थी प्यारे बच्चों, ये आई थी आपका 1985 ईस्वी में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। शून्य होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है भैया, ये होता है 7 से कम। क्या होता है, 7 से कम होता है। अब मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप करके बता दो, छाप करके बता दो भैया क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, जूल होता है कि कूलम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, ये होता है आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है ओम का नियम। फिर बच्चों ओम का नियम क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप सभी को। अभी जो ही आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, आप सभी को चित्र वाले क्वेश्चन है, सभी बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना होगा। मैं एक एक क्वेश्चन करके सारे फिजिक्स के, सारे केमिस्ट्री के, सारे बायोलॉजी के वायरल प्रश्न करवा दूंगा जो कि सीधे सीधे बोर्ड के पेपर में छप जाएंगे। क्या होंगे, सीधे सीधे छप जाएंगे। जो मैं आपसे कराऊंगा वही छपेगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छपेगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ओम का नियम क्या बोलता है भैया, ओम का नियम बोलता है V बराबर I इंटू R होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। फिर बच्चों ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है कि भैया आप वैक्यूम में प्रकाश की चाल बता दो कितना होता है भैया, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल कोई संशय की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है, यही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं कि क्रमकंचन बोलते हैं कि परिसंचरण बोलते हैं कि अवशोषण बोलते हैं। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलेंगे, क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, कोई परेशानी की बात नहीं हुई, ठीक है। आगे देखते हैं कि मुद्रा धातु है जिंक, सिलिकॉन या प्लम्बम या आपका प्लम्बर या आपका ये हो जाएगा कापर। क्या हो जाएगा भैया, ये कांच भी बोलते हैं, ठीक क्या हो जाएगा, कापर हो जाएगा। मुद्रा किसकी धातु है भैया, ये कापर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है, किसका साइज, किसका परमाणु रेडियस सबसे बड़ा होता है भैया, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रूडियम का, किसका ज्यादा होता है भैया, ये होता है आप सभी का किसका, सोडियम का होता है। एक बार इसको कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो कि किसका आकार बड़ा होता है, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। ये बताना है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, माने कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि महिलाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो शुक्रवाहिका ओनली टू ओनली पुरुषों के अंदर पाई जाती है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी महिलाओं के अंदर पाई जाती है, माताओं के अंदर पाई जाती है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो सीरीज है प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि आप लोग तैयार करोगे आप लोग ही 90% या 95% स्कोर करोगे, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, सागर में हुई थी कि धरती पे हुई थी कि वायुमंडल में हुई थी कि
अंतरिक्ष में हुई थी। कहाँ पे हुई थी प्यारे बच्चों? ये हुई थी आप सभी के सागर में। कहाँ पे हुई थी? सागर में हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से प्रबल क्षार बताओ। जब आपने प्रबल अम्ल बता दिया, अब आपको प्रबल क्षार भी बताना होगा। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो कि भैया प्रबल क्षार का ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि प्रबल क्षार होगा? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों? ये प्रबल क्षार होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 8 होती है? तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चों? ये 2 होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कौन सा चुंबक क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर पर मीटर स्क्वायर ये तो है भैया, टेस्ला भी है, गॉस भी है, लेकिन न्यूटन पर मीटर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। लेकिन एक बात मेरे कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर किसका मात्रक है, किसका यूनिट है? ये मेरे को अभी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। अभी कभी कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अमलगम होते हैं, क्या होते हैं भैया? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। अमलगम क्या होता है भैया? ये आप सभी के विषमांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त रस का स्त्राव होता है। कहाँ पे होता है भैया? पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या अमाशय में? तो पित्त रस का स्त्राव कहाँ होता है भैया? ये होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, अंडाशय या वर्तिका या अंड या बीजांड कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए। कैसे करोगे? तो इसमें संबंध होता है F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। और फोकस दूरी का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 बराबर R/2 कर लोगे तो यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा। और यहाँ से R का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों, हमने तो आपको कवर करा दिया सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। अब प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे करोगे, कैसे करना है, बोर्ड के पेपर में कैसे लिखना है। इसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे फिजिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है भैया। कि सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा जा चुका है कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो को सचित्र कार्यविधि समझाइए। कैसे करोगे डायनेमो? ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बोर्ड के पेपर में हर साल छपता है। क्या होता है? हर साल छपता है भैया। डायनेमो का सचित्र कार्यविधि वर्णन सही समझाइए। कैसे करोगे? या ये भी पूछ सकता है कि डायनेमो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग छाप करके बताओ। कैसे छापोगे? एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है कोई नॉर्मल सी क्लास नहीं है। यह एक महामैराथन क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है बच्चों? यह एक महामैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को नस्ते नाबूद करेंगे। क्या करेंगे? नस्ते नाबूद करेंगे पेपर के खोपड़ी में छेद करने के लिए। किसके लिए? पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए। ठीक है, आओ सबसे पहले समझते हैं भैया कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनेमो को सचित्र वर्णन करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको समझना होगा क्या कि डायनेमो होता क्या है, डायनेमो का काम क्या होता है, डायनेमो का चित्र कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। कैसे? आओ सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डायनेमो की परिभाषा। क्या लिखोगे? डायनेमो की परिभाषा। कैसे लिखोगे? आओ
डायनेमो विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो वह यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है भैया, ये यांत्रिक ऊर्जा को सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। कैसे करेगा, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। पहले बच्चों, ये जो जनित्र होता है, जनरेटर होता है, ये क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, बेस होता है। और यह दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। मैं आपसे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले समझो ये डायनेमो कहाँ पाया जाता है। जनरेटर देखो, जनरेटर जो शादी में आता है, ठीक है, दीदिया के, मम्मी के, ठीक है, ठीक है, शादी में आता है ना, उसी शादी को में जो आने वाला जनरेटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी में आपका डायनेमो लगा होता है। अब आप क्या करोगे, केमिकल एनर्जी दोगे। क्या करोगे, उसको केमिकल एनर्जी दोगे, आपको क्या कर देगा, या मैकेनिकल एनर्जी दोगे, वो क्या कर देगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, यानी कि उसको ऊर्जा में बदलेगा। समझ में आ गया, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। समझ में आ गया। अब आइए हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में, किसका सिद्धांत कैसे लिखेंगे। इसमें एक एक चीज को आराम से यहाँ पे समझेंगे। अभी मैं आपको फिगर समझाऊंगा। क्या करूंगा, अभी यहाँ पे फिगर समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, एक ये चुंबक है और ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसमें यहाँ पे कुंडली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, ये कुंडली लगी हुई है, जिसपे ये वायर की बाइंडिंग की जाती है, बाइंडिंग की जाती है। और ये जो चुंबक है, इसमें इसी में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यही विद्युत वाहक बल क्या करता है, इसको कुंडली को घुमाने लगता है। और ये जो आपका पुली होता है, किसी भी यहाँ पे शाफ्ट के माध्यम से कनेक्ट होता है, और इसी के माध्यम से आप सभी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, और इसी के माध्यम से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे आप सभी का विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका यहाँ पे बल्ब जो होगा जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। अभी मैं पूरा बताऊंगा, आप लोग वीडियो के एंड में बने रहिएगा। ठीक है, आओ सबसे पहले सिद्धांत को लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को, क्या बोलेंगे, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। क्या बोलेंगे, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स जो होती है, रेखाएं जो होती है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो भी फ्लक्स होती है, जो रेखाएं निकलती है, उसमें क्या होगा, लगातार परिवर्तन होता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, कभी कम निकलेगी, कभी ज्यादा निकलेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक फोर्स बोलेंगे। समझ में आ गया। और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आप पेट्रोल डालो, डीजल डालो, और उससे क्या करो, आप विद्युत ऊर्जा प्राप्त करो। समझ में आ गया, ये होता है आपका इसका सिद्धांत। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी रचना के बारे में। क्या करेंगे, इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है। रचना क्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तीन मुख्य भाग होते हैं। क्या करेंगे, तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है भैया, सबसे पहले आपका होता है क्षेत्र चुंबक। क्या होता है, ये क्षेत्र चुंबक होता है। इसका नॉर्थ पोल है, इसके ये साउथ पोल है। ये चुंबक के दो पार्ट हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। सबसे पहला जो पार्ट होगा क्षेत्र चुंबक होगा, उसके बाद ये कुंडली होगी, और उसके बाद सौरवलय तथा ब्रुश होगा। क्या होगा, ये ब्रुश होगा, अभी मैं बताऊंगा। सर्पी वलय बताऊंगा। ठीक है, सर्पी वलय क्या होता है, ब्रुश क्या होता है, ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बस खाली एंड तक देखते रहो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रचना में क्या लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो भी आप सभी अल्टरनेटिंग करंट होती है, ये तीन प्रकार की होती है। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, क्षेत्र चुंबक, कुंडली और सर्पी वलय तथा ब्रुश होते हैं। समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्षेत्र चुंबक क्या होता है। ये भैया आपका मैग्नेट क्या होता है, ये कौन सा काम करता है, कि यह एक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव खंड का होता है, जिसके बीच क्या होता है, कुंडली लगी होती है। यहाँ पे देखो, ये एक चुंबक ऐसा होता है जिसके मध्य क्या करते हैं, हम कुंडली को रख देते हैं, कुंडली को व्यवस्थित कर देते हैं। और कुंडली क्या करता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, सबसे पहले हम इनिशियल टार्क देंगे, और इस इनिशियल टार्क के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये आपका मूव करने लगेगा, और मूव करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, और रोटेट होने के माध्यम से इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, मैंने विद्युत वाहक में विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कुंडली का काम क्या होता है भैया, तो यह एक आयताकार कुंडली होती है, जो कच्चे लोहे के क्रोट पर आधारित तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है, मतलब बाइंडिंग की जाती है। जो तांबा का तार होता है, कॉपर का जो तार होता है, उसी पे क्या किया जाता है, इसी पे बाइंडिंग कर दिया जाता है। किस पे, कुंडली पे। समझ में आ गया। किसके लिए करते हैं, विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए। समझ में आ गया। आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, पूरा भरोसा करता हूँ। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इसी दोनों के माध्यम में हम क्या कर देंगे, एक यहाँ पे कुंडली रख देंगे, और ये जो हमारा क्या करेंगे, इनिशियल तरीके से यहाँ पे घुमाएंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, हैंडल दबाएंगे, हैंडल दबाने की वजह से क्या होगा, इसमें इनिशियल टार्क हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज देंगे, यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इसी के माध्यम से क्या होगा, हमारा यहाँ पे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने के माध्यम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर्पी बल्ब तथा ब्रुश क्या होते हैं। ये तांबे के बने दो छल्ले या सर्पी बल्ब होते हैं जिनका संबंध एक ओर तो कुंडली ABCD में आए तांबे के तार से होता है तथा दूसरी ओर कार्बन के दो ब्रुशों XY से होता है। इन ब्रुशों का संबंध वह परिपथ जिसमें धारा भेजनी है उसी से कर देते हैं। यहाँ पे देखो एक XY है, ठीक है, यहाँ पे ABCD है, ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है, ये सर्पी बल है और प्लस हमारा ये काम करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आगे पर बच्चों हम बात करेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बस खाली आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं उत्सर्जन क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं भैया उत्सर्जन होता क्या है। तो शरीर में विभिन्न उपाय चाहिए, क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ होते हैं, इनका शरीर में कोई उपयोगी नहीं होता है। माने जो हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उनका कोई हमारे शरीर में काम नहीं होता है, ठीक है, वर्ज्य पदार्थ उसे बोलते हैं, ठीक है, इनका शरीर में हमारा कोई भी काम नहीं होता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। कभी कभी ये अत्यंत विषैले भी हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या हो सकते हैं, अत्यंत विषैले भी हो सकते हैं और विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते, ठीक है, अतः उनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। क्या होता है, अति आवश्यक होता है। जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे मल मूत्र होते हैं उनको हमारे शरीर से बॉडी से बाहर निकालना बेहद जरूरी होता है, ठीक है, क्या होता है, बेहद जरूरी होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग, इसमें कौन कौन से आपके पार्ट होते हैं इसके बारे में समझते हैं कि मानव रुधिर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। इसका कार्य रुधिर को साफ करना होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, ब्लड को क्लियर करना होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों इस डायग्राम के बारे में। आप लोग हमारे चैनल पे ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप डायग्राम वाला वीडियो जल्दी ले, कब लेकर के आओगे। लो भैया आपके डिमांड पे मैं सारा वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है, ये आपके डिमांड पे। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये समझो, सबसे पहले ये समझो, ये आपका बाई वृक्क धमनी है। ये क्या है, ये बाई वृक्क धमनी है और ये आपका दाई वृक्क धमनी है। ये आपका बाई वृक्क धमनी है और ये आपका दाई वृक्क धमनी है। ये आपका बायां वृक्क है और ये आपका महाशिरा। ये आपका क्या है, ये आपका महाशिरा है और ये आपकी महाधमनी है। ये यहाँ से जो आ रही है क्या है, महाधमनी है, ठीक है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि बाई जो मूत्र वाहिनी है, बाई जो मूत्र वाहिनी है, इसी के माध्यम से बायां वृक्क से निकल करके यहाँ से आ रही है और हमारे कहाँ पे आ जाएगी, मूत्र मार्ग में आ जाएगी और यहाँ पे हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्राशय बोलते हैं। जहां पे हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। यहाँ पे हमारा इकट्ठा होता है और ये जो हमारा होता है मूत्र मार्ग होता है, इसी के माध्यम से जो भी हमारा यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है। ये जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से फिर बच्चों आप सभी को क्लियर तरीके से फिगर बनाना है। अगर डायग्राम इस तरीके से बनाते हो तो बोर्ड के पेपर में आसानी से इजिली तरीके से 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि भैया वृक्क क्या होता है, वृक्क के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। इसका कार्य रुधिर को यूरिया व यूरिया अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छान करके अलग करना तथा उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। वृक्क का काम क्या होता है भैया, ये क्या करता है, यूरिन को हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर रिलीज करता है। क्लियर समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिजिक्स और बायोलॉजी क्वेश्चन करवा दिया, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से समझेंगे। आज की इस महामैराथन क्लास के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देंगे, पूरे क्वेश्चन का औकात दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे, ठीक है। सभी शेयरनियों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या होता है, इसे बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, समझिए बात को, ठीक है। आइए समझते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है और अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और इसमें यह लिखेंगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है।
प्यारे बच्चों क्या होता है इसका रासायनिक नाम, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका जो अणु सूत्र है वो क्या होता है? NaCO3 होता है। इसको आप सभी लोग अभी कभी तुरंत तैयार कर लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ जाएगा इसको आप बना करके नहीं हल कर सकते हो, बना करके हल नहीं कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया इसी में, इसे बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। कैसे करोगे इसको सबसे पहले समझो कि यहाँ पे लिखेंगे बनाने की विधि। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा जो बेकिंग आपका बेकिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या करता है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है भैया? यह हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले समझो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी के जो सांद्र विलयन है, इसी के साथ हम क्या करेंगे? अधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? हमें मिलेगा सबसे पहले Na2CO3 प्लस साथ में हमें जल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हमें जल मिल जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार फिर से इसको क्या करेंगे? CO2 के साथ प्रवाहित करेंगे। एक बार फिर से, 2 बार कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से बार बार करवाते जाएंगे। हम यहाँ पे लेंगे Na2CO3 प्लस यहाँ पे जल लेंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे? हम CO2 के साथ इसको बार बार प्रवाहित करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं फिर बच्चों? इसी को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं। एक बात फिर बच्चों आप लोग ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो कि बेकिंग पाउडर को ही हम खाने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है कि बेकिंग पाउडर को ही हम खाने का सोडा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए और इसे कैसे बना सकते हैं, विधि और उपयोग के बारे में लिखिए, आप लोग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्या, गुण क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा सोडियम ये जो हमारा तत्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। इसको हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, उसको मिल जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेगा? हमें गैस मिल जाएगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस मिल जाएगी। समझ में आ गया? इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? हम इसका यूज हम खाना बनाने में कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 100% छपने वाला है। 100% छपने वाला क्वेश्चन है कि भैया बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसे कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी विधि होती है, इसकी गुण क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है, किस जगह हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे इसमें कि जिप्सम को क्या लिखेंगे कि जिप्सम को 120 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करोगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। किसको हमें गर्म करना है? जिप्सम को हमें गर्म करना है। किसको? जिप्सम को हमें गर्म करना है। कितने डिग्री पे? 120 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें गर्म करना है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? अब हम लिखेंगे बनाने की विधि। हमें बनाने की विधि क्या हो जाएगी? सबसे पहले आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है। ये होता है जिप्सम का फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको 120 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे, यानी कि यहाँ पे गर्म कर देंगे। ये गर्म का चिन्ह होता है। अब गर्म करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब प्यारे बच्चों इसका हम गुणधर्म लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो तेज गर्म करने पर निर्जल या COSO4 में बदल जाता है, ठीक है। COSO4 में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है और तेज गर्म करने पर हम क्या मिल जाता है? निर्जल COSO4 में बदल जाता है। समझ में आ गया? अब हमें हम यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं कि COSO4.2H2O प्लस 3 जल के साथ जब गर्म करेंगे क्या हो जाएगा? हमारे पास जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम जिप्सम प्राप्त कर लेंगे और इसी जिप्सम को हम जब गर्म करेंगे 120 से लेकर 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब प्यारे बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि हमें विधि बताना है, गुण बताना है और साथ में उपयोग भी बताना है। उपयोग भी समझ लेते हैं भैया, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा में
प्लास्टर करने में। किसी भी व्यक्तियों को क्या होता है, जब हाथ पैर टूटता है, मोच आता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जो ये आप सभी पट्टी कमची लगाया जाता है ना, यही चीज़ होता है, जो चूना जैसा होता है सफ़ेद सफ़ेद का, यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। सांचे और मॉडल बनाने में किया जाता है, साथ में मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सांचे और मॉडल बनाने में किया जाता है, और मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में किया जाता है, और साथ में शल्य चिकित्सा के में प्लास्टर करने में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ये बताओ कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, कैसे लिखोगे? बोर्ड के पेपर में हर साल ये क्वेश्चन छपता है, कैसे लिखोगे? यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम, कोई पूछेगा आप बताना। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे आप सभी को दाएं हाथ का नियम। अगर आप कमेंट करोगे तो बाएं हाथ का नियम ही बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें लिखेंगे कि यदि किसी चालक को, क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक को यानी कंडक्टर को, यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराए तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या करेंगे? यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे, मोशन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईएमएफ आपका आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या हो जाएगा? और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे हम अंत में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार। अब ये जो नियम बोलता है हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले समझो, सबसे पहले ये समझो कि यदि हम अपने दाएं हाथ की, ठीक है, ये देखो ये हमारा दायां हाथ है, ठीक है, ये हमारा दायां हाथ है। अब हमने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली ये बोलते हैं, तर्जनी उंगली, ये देखो ये हमारा पांचों उंगली दिखाई दे रहा है, ये आपका अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये आपका मध्यमा हो गया। ठीक है, तो इसी तीनों उंगली का कमाल है, तर्जनी का है, मध्यमा का है और ये अंगूठा का है। ठीक है, इसी तीनों उंगली का कमाल है। यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख भी रहे होंगे, डायग्राम के माध्यम से देख भी रहे होंगे। ठीक है, ये समझते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को एक दूसरे को लंबवत फैला करके रखें, और यदि तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा संकेत करे, तो मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रेरित करेगी, हमें बताएगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझो, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये समझो, यहाँ पे देखो ये दायां हाथ का ये हाथ है, इसमें ये आपका मध्यमा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये तर्जनी है, ये मध्यमा, ये अंगूठा है। अंगूठा क्या करेगा? दिशा बताएगा, गति की दिशा बताएगा। ये आपका क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे बने हुए हैं, इनका भी बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये आपका मध्यमा हो जाएगा, ये आपका तर्जनी हो जाएगी, ये आपका अंगूठा हो जाएगा। अंगूठा क्या बताएगा? आपका भैया ये बताएगा गति की दिशा। ये आपका मध्यमा क्या बताएगी? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और साथ में आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने लगेगी। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करिए। कैसे करेंगे? इसकी क्रिया विधि को समझाइए भैया, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले समझो, ये जो क्वेश्चन डायग्राम में बताऊंगा, इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो, मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। आप लोग आसानी से देखते रहो, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखते रहना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, क्रिया बारे में बताइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। इसमें ये लिखेंगे कि हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल या पर्ण रहित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो भी हमारे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इसी के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी हरे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है? क्लोरोफिल या पर्ण रहित पाया जाता है। उसमें क्या होता है भैया? पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट विशेष करके ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। कौन? ये आपका पौधा करे। किसका निर्माण करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट का करेगा, अपना भोजन बना लेगा। किसके माध्यम से? सूर्य की रोशनी के माध्यम से, प्रकाश में उपस्थित पानी और जल के माध्यम से क्या करेगा आप सभी का? वो आपका कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, अपना भोजन तैयार कर लेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। और यहाँ पे हम आपका रिएक्शन दे सकते हैं कि जब यहाँ पे CO2 आएगा और यहाँ पे जल जब आपस में मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, प्रकाश और क्लोरोफिल यहाँ पे जब मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा, हमारा एक भोजन मिल जाएगा, साथ में जल मिलेगा और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। आप सभी लोग इक्वेशन को बैलेंस आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना क्लियर समझ में आ गया? अब आगे समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण
एक जटिल अभिक्रिया है। क्या है भैया? एक जटिल अभिक्रिया है। एक यह नॉर्मल अभिक्रिया नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरण में? ये 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया और साथ में अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये 2 चरणों में होती है। सबसे जो पहला होता है प्रकाशिक अभिक्रिया होता है और साथ में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये 2 चरणों में 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, मैंने बता दिया, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। समझ में आ गया? अब एक एक चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फिर बच्चों प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। यह अभिक्रिया निम्न 2 पौधों में होती है। कितने पौधों में होती है? 2 पौधों में होती है। सूर्य का सबसे पहले समझो कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लौकों के ग्रेना में उपस्थित पर्णरहित सक्रिय हो जाता है और एटीपी से हमें एटीपी का निर्माण हो जाता है। हमें एडीपी से किसका निर्माण हो जाएगा? एटीपी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ऊर्जावित जो भी हमारा क्लोरोफिल है, इसी के माध्यम से जल का, ठीक है, H+ और OH- आयनों में क्या हो जाएगा? प्रकाशिक जो भी हमारा होगा प्रकाशिक पार्टिकल्स अपघटित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जल हमारा है सूर्य के ऊर्जा माने क्लोरोफिल की वजह से क्या हो जाएगा? H+ में और OH- में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? अब अगर हम पॉइंट ये लिखेंगे कि जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH- आयन परस्पर मिल करके पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। समझ में आ गया? और ऑक्सीजन गैस के रूप से मुक्त होकर के स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाते हैं। स्टोमेटा के माध्यम से क्या हो जाता है? स्टोमेटा आप सभी का ऐसा प्रकार का होता है, मैंने कई बार बता रखा है। ठीक है, स्टोमेटा के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो संघनन करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन के माध्यम से बाहर निकल करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन समझ सकते हो। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Na। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे एडीपी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडीपी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साथ में हमें क्या मिल जाएगा? एटीपी ऊर्जा मिल जाएगी। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? समझ लेते इसको। ये देखो, ये सूर्य है हमारा, ये रोशनी छोड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश क्रिया होगी, हमें रेडिएशन आएंगे। रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल्स रूप में आते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटीपी और एनएडीपी के माध्यम से क्या हो जाता है? अप्रकाशिक क्रियाओं के माध्यम से टूटेगा और यहाँ पे CO2 और शर्करा के माध्यम से क्या हो जाएगा? प्रकाशित संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर समझ में आ गया? प्यारे बच्चों, आप सभी को इसी तरह से बोर्ड के पेपर में कापियां हल करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों की कार्यविधि को समझाइए। कैसे करोगे? इसको करने का सिंपल सा तरीका है, आराम से देखते रहना, वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं। बताना है इसमें 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में आप सभी को डिफाइन करना है, क्लासीफाई करना है। कैसे कर सकते हो? सबसे जो पहला होता है, ये होता है वाह्य दल। क्या होता है? वाह्य दल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका दल होता है, उसके बाद आपका पुमंग होता है या एंड्रीसियम बोलेंगे या नर जनन अंग बोलेंगे। ठीक है, और अगला होता है हमारा जयांग होता है या गाइनिसियम या मादा जनन अंग बोलेंगे। ये आपके 4 चरण होते हैं, ये 4 इसके पार्ट्स होते हैं। चारों पार्ट्स के बताऊंगा, आराम से वीडियो को देखते रहो। एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, आइए समझते हैं वाह्य दल क्या होता है। ये देखो, ये पुष्प का चित्र है, ये पुष्प की संरचना है, यहाँ पे डायग्राम बताया गया है। ठीक है, ये जो हमारा पुष्प है इसी कलर का होता है। ये आपको ऊपर जो होता है, ये जो हमारा कली होती है, इसको हम वर्तिकाग्र बोलेंगे। और ये वर्तिकाग्र से लेकर के निचली भाग को हम क्या बोलेंगे? जयांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र से लेकर के निचली भाग को हम क्या बोलेंगे? जयांग बोलेंगे। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। और इसको यहाँ अंदर क्या हो जाएगा? ये हमारा अंडाणु हो जाएगा। तो जहाँ अंडाणु रहता है और उसी जगह हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोल देंगे। समझ में आ गया? ये आपका वाह्य दल होता है। बाहरी जो दल होता है, बाहरी जो परत होती है, उसको हम वाह्य बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है, जो कि हमारा ये तार ऐसा निकला होता है, ये तार ऐसा निकला होता है, इसी को हम तंतु बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा होता है परागकोश होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं भैया कि वाह्य दल क्या होता है। यह पूरे हरे रंग की पत्ती सादृश रचनाओं का चक्र होता है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करती है। ये वाह्य दल क्या होता है भैया? ये हमें क्या करता है? पुष्प की बाहरी जो अंदरी तत्व होता है, एलिमेंट होते हैं, जो भी इसका फिगर होता है, डायग्राम होता है, उसको क्या करता है? ये रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि दल क्या होता है। ये रंगीन होते हैं तथा परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये क्या होता है? ये रंगीन होते हैं, माने कलर तरीके से होते हैं। ठीक है, और ये परागकण की क्रिया के लिए क्या करते हैं भैया? कीटों को ये अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? अब समझ लेते हैं भैया कि पुमंग क्या होता है, इसके बारे में, यानी कि नर जनन अंग क्या होते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसके हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। समझ में आ गया? अब पुंकेसर का जो भैया अगला जो फूला हुआ जो भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। अब पराग जो कोश होता है, ये एंथर के अंदर नर युग्मक अथवा
परागकण में बनते हैं। परागकण में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? एक सूत्री नर केंद्रक होता है। इसके आप सभी को बढ़िया तरीके से इसी तरीके से लिखना है। अब आगे देख लेते हैं कि जयांग क्या होता है या मादा जनन अंग क्या होता है। इसको भी समझ लेते हैं भैया, क्योंकि इसी का ये पार्ट है। ठीक है, आराम से समझो। किसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल के कहते हैं। ठीक है, कार्पेल जो होता है आपका निचला फूला हुआ भाग होता है, अंडाशय होता है, जिसमें बीजांड अथवा ओविल होता है। क्या होता है? ओविल होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंडज बना होता है, बीजांड के बीज बनता है। बीजांड में क्या होता है भैया? बीजांड से ही हमें बीज प्राप्त होता है। और जिस जंतु में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीर से बनते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं। मैंने अलग अलग शरीर से बनेंगे लेकिन एक तरह से बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे। यदि नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे धारण कर ले तब यह पौधा एक लिंगग्राही कहलाता है, एक लिंगी श्राही कहलाता है। समझ में आ गया? तो फिर बच्चों इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को तैयार जरूर करना है। अब प्यारे बच्चों मैंने आप सबको ये बताया था कि भैया कॉपियाँ कैसे भरना है, कॉपियाँ किस तरीके से भरना है, कॉपियाँ भरते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। अब ये इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आप सभी को ऑलरेडी कि भैया कॉपियाँ कैसे भरना है, कॉपियाँ भरते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। अब यहाँ पर समझते हैं भैया कॉपियाँ लिखेंगे कैसे। कॉपियाँ लिखने का बेहतर तरीका समझो। सबसे पहले मान लो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आप सभी पेपर आप सभी को बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अब ये हमारे बोर्ड की कॉपियाँ है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओ खंड का। ठीक है, चूंकि हालांकि आपको यहाँ पे ओएमआर आंसर शीट मिलेगा, ओएमआर पे हल करना होगा, लेकिन आप समझ लो कि इसको खंड यहाँ पे कैसे करोगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो कैसे करोगे? आराम से इस क्वेश्चन का जो भी यहाँ पे आंसर होगा आराम से यहाँ पे लिख दो। लेकिन इसको ओएमआर पे हल करना है। यहाँ पे बात आती है खंड ख को हल कैसे करोगे। जैसे मान लो अगर ये खंड ख में आ गया कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने कोई भी वस्तु है। ठीक है, जैसे मान लो आपसे ये पूछते हैं ओम का नियम समझाइए, तो ओम का नियम कैसे लिखोगे बोर्ड के पेपर में? यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 2 और यहाँ इसमें लिखेंगे ओम का नियम। अब ओम के नियम में बढ़िया समझा दो कि यदि किसी भौतिक अवस्था है जिस ताप लंबाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो तब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित जो प्रतिरोध होता है उसी के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है? धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे लिख देना, इसी तरीके से लिखना है। हाथ से यहाँ पे लगाना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन का दोनों का इस्तेमाल करना है, तीसरा पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। देख लो इसी तरीके से आप सभी को कॉपी लिखना है। मैं आप सभी को कल के वीडियो के माध्यम से, आप सभी को आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा और कॉपियाँ लिख के दिखाऊंगा, कॉपियाँ कैसे लिखते हैं और सारे मॉडल पेपर ही बताने वाला हूँ। फिर बच्चों आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक और महा मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताऊँगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, इंतजार करिए, जल्द ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है, सभी मेरे शेयर से तैयार रहेंगे और अब की बार के बोर्ड के पेपर में 95% पाने वाले सपना को पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का रोशन नाम करेंगे जरूर। ठीक है, तो मेरा बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को प्यार से एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।